हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक इंग्लिश बाय सवास्तर पर। आज हम क्लास 12वीं का चैप्टर सेकंड पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें चैप्टर सेकंड का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। क्या नाम है? लॉस्ट स्प्रिंग। बहुत ही बढ़िया शॉर्ट स्टोरी है ये, लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका राइटर है अनीस जंग। क्या नाम है राइटर का? अनीस जंग। याद कैसे रखेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। स्प्रिंग आपने नाम सुना होगा। नॉर्मली स्प्रिंग इस आकार की होती है, हमने खूब देखी है, इसका बहुत सारा यूज भी किया है। ये जो स्प्रिंग है मेरे बच्चों को किसकी बनी होती है? आप कहोगे सर जी लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। और लोहे में क्या लगता है? आपको सर जी जंग लगता है। अतः अपन बहुत ही आसानी से ये शब्द याद कर सकते हैं कि चैप्टर जो अनीस जंग है वो किस चैप्टर का राइटर है? लॉस्ट स्प्रिंग का। लॉस्ट स्प्रिंग शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो यहाँ आप यदि आप सीधे सीधे देखेंगे तो इसका जो अर्थ आपको दिखाई देगा, लॉस्ट का मतलब यहाँ खोया हुआ है। कल यदि आपको याद हो तो हमने एक शब्द सुना था पार्टिसिपल। आज वो पार्टिसिपल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ जो लॉस्ट है वो पार्टिसिपल ही है। यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो आपको सीधा सीधा देखेंगे तो दिखेगा खोया हुआ बसंत। खोया हुआ वसंत। लेकिन यहाँ राइटर बसंत शब्द को बसंत शब्द ना कह करके कुछ और कहना चाहता है। इसका जो हिडन अर्थ है वो है मेरे बच्चों खोया हुआ बचपन। इस बसंत को राइटर बचपन से इंडिकेट करता है। किससे इंडिकेट करता है? बचपन से। खोया हुआ बचपन। अब आप कहोगे इसमें किसका बचपन खो गया? तो ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें हमारे राइटर अनीस जंग जी ने मुख्यतः दो कैरेक्टर को उभार के हमारे सामने लाया है। इसमें दो कैरेक्टर मुख्य रूप से आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे। उन दोनों ही बच्चों का जो बचपन है महानगर की सिटियों में, महानगरों में, आज के समय में दोनों ही बच्चों का जो समय है देखेंगे आप कितने दयनीय स्थिति में था। स्कूल जाने के समय में बेचारे उन दोनों ही बच्चों को, जो कि अलग अलग शहर में थे, हम अभी अलग अलग शहरों का बंटवारा करते हैं, और किस तरीके से उनका जब जो समय उनका पढ़ने का था, स्कूल जाने का था, उस समय हमारे समाज ने उन दोनों बच्चों से किस तरीके से बाल श्रम की स्थिति में डाल दिया था। आओ हम एक एक करके देखते हैं। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में दो कैरेक्टर हैं। एक का नाम है भाई साहब साहिब। कौन है? साहिब नाम का बच्चा है। और एक बच्चा है अपना मुकेश। रियलिटी में इन दोनों ही बच्चों के चारों ओर ये स्टोरी जो है घूमती है। तो पहले हम बात करेंगे साहिब को रेफरेंस में लेते हुए। तो साहिब जो बच्चा है वह मूल रूप से जो निवासी था वो था बांग्लादेश का। ध्यान देना, स्टोरी शुरू करते हैं। ये जो बात है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है। मूल रूप से साहिब जो था वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका का निवासी था। वहीं पर उसकी जो भी खेती थी, घर था, मकान था, सब वहीं ढाका में स्थित था। ढाका के एमिस्ट बीचों बीच था। लेकिन बात भाई साहब 1970 और 71 के आसपास की है। बहुत तेज जोरदार यहाँ ढाका में क्या आता है? स्टॉर्म आता है, यानी कि मेरे बच्चों तूफान आता है। उस तूफान ने उसका सारा घर, मकान, जमीन सब कुछ स्वेप्ट अवे कर दिया। एक शब्द आता है स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे का जो मतलब होता है मेरे बच्चों वो होता है ढहा देना, बर्बाद कर देना, सब कुछ नष्ट कर देना। तो यहाँ जो साहिब नाम का बच्चा है ये अपनी माताजी के साथ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में निवास करता था। वहीं इसका घर था, वहीं इसकी जमीन थी, बहुत बढ़िया खेती थी। लेकिन 1970 के आसपास वहाँ बहुत तेज तूफान आता है। उस तूफान से इसका घर, मकान, जमीन, फसल सब कुछ बर्बाद हो जाती है। अतः ये दोनों माँ और बेटे उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आगे क्या करते हैं? आगे ये क्या करते हैं भाई साहब? बांग्लादेश को छोड़ करके यह दिल्ली के पास, किसके पास? दिल्ली के अंडरग्राउंड एक जगह है मेरे बच्चों सीमापुरी। सीमापुरी में आ जाता है। कौन? साहिब।
सीमापुरी में आकर के, चूंकि यहाँ हाल ही हाल आए थे तो इनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सीमापुरी की मलिन बस्तियों में निवास करते थे। मलिन बस्तियाँ इस तरह की बस्तियाँ हुआ करती थी जहाँ दैनिक जीवन की जरूरत पूरा करने वाली चीज़ें भी बिल्कुल भी नहीं थी। लाइट की, पानी की, साफ सुथरा पानी भी नहीं थी। गंदी नालियाँ, यहाँ ठीक तरीके से सीवेज लाइनें भी नहीं थी। जहाँ वो निवास करते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता था, मच्छर पलते रहते थे। कुल मिला के बहुत ही दयनीय स्थिति में ये लोग निवास करते थे। वहीं साहिब नाम का जो बच्चा था वो क्या करता था, उसने वहाँ पर कचरा बीनने का काम किया। क्या बीनने का काम किया? कचरा बीनने का काम किया। और कचरा बीनना इन बच्चों का बहुत ही एक तरीके से सरप्राइज, जादू या यूँ कहें कि टाइम पास, सबसे अच्छा टाइम पास होता था कचरा बीनने में। भले ही इनके माता पिता के लिए ये दैनिक जीवन की आय का कोई साधन हुआ करता हो, लेकिन इन बच्चों के लिए ये एक बहुत बढ़िया खेल बन गया था। सामान्यतः कई बार इन्हीं बच्चों के साथ जो बच्चे थे उन बच्चों को एक बार किसी को सिक्का वगैरह मिल गया, गोल्ड कॉइन वगैरह मिल गया, कॉइन ही मिल गया, तो इनको वो कॉइन ना होकर के एक गोल्ड की तरह दिखाई देता था। और हर बार ये आशा और उम्मीद रहती थी शायद हमें इस बार भी इस ढेर में क्या मिल जाए, बोले सिक्का मिल जाए। बहुत कुछ, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, साहिब बहुत खुश रहता था। साहिब अब क्या करता है, जब ये सीमापुरी में दिल्ली के पास आता है तो अपने राइटर हैं जिनका नाम क्या है, अनीस जंग, उनके बगल में रह रहा होता है। सामान्यतः हमारे जो अनीस जंग जी हैं यहाँ लेखक एक बहुत ही बढ़िया अपना एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। इनका कहना है कि जो बच्चे होते हैं सड़कों पर घूमते हैं, प्लास्टिक की थैली वगैरह बीनते हैं, ये सामान्यतः बेयरफुट रहते हैं। हो सकता है कि बेयरफुट रहना ये सामने वाले व्यक्ति को इमोशनल या अपनी ये स्थिति दिखाने के लिए रहते हो कि हम इतने गरीब हैं, हमारे पास पैसा का अभाव है, हम ठीक तरीके से पैरों में चप्पल भी नहीं पहन पा रहे। इससे जो सामने वाला व्यक्ति है वह इमोशनल होके 2-4 पैसे की हमारी हेल्प कर दे। लेकिन इस बात को कहते हुए राइटर के मन में एक घटना याद आती है। एक दिन राइटर अपने घर के बगल में देवी माँ का मंदिर था, वहाँ मत्था टेकने के लिए जाता है। वहाँ एक छोटा सा बच्चा है, वह देवी माँ से प्रार्थना करता है, हे देवी माँ ऐसी कृपा करो, ऐसी दुआ करो या ऐसा हमारे आशीर्वाद दो कि मेरे पैरों में पहनने के लिए कम से कम एक जोड़ी चप्पल भी हो। इसका जिक्र भी यहाँ पर हमारा जो राइटर है अनीस जंग जी वो करते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था इसके जीवन में। किसके जीवन में? साहिब के जीवन में। कुछ समय बाद साहिब ने एक टी स्टॉल ज्वाइन कर लिया। टी स्टॉल वाली जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो साहिब ने टी स्टॉल पे जॉब कर ली, कचरा बीनना बंद कर देता है, जहां साहिब को भाई साहब 800 रुपया पर महीने के हिसाब से सैलरी मिलती थी और संगे संगे 2 टाइम्स का मील मिलता था। क्या मिलता था? आप कहोगे सर जी साहिब को यहाँ पर 800 रुपया तो मिलते ही मिलते थे और साथ ही साथ में 2 टाइम्स यानी 2 समय का भोजन भी मिलता था। क्वेश्चन ये है, क्या साहिब टी स्टॉल पर काम करते हुए खुश रहता था? आपकी एनसीईआरटी की बुक है जो सीबीएसई वाली, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल और नॉट? तो आपका आंसर आएगा सर जी नो, साहिब इज नॉट एट ऑल हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, although now he is earning 800 per month along with 2 times meal। भाई साहब उसको 800 रुपया मिल रही थी, संगे संगे 2 टाइम का भोजन मिल रहा था, लेकिन वो इस चाय के स्टॉल पर काम करते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं था। खुश क्यों नहीं था? उसका रीजन है, अब वो अपने मन में सोचता है ये दूध के भारी भारी कैन और शक्कर के बड़े बड़े बोरा, इनको उठाने में उसका सर दुखता था, उसके जो हाथ थे वो भी दुखते थे। फिर वो तुलना करता था कि जब मैं अपना खुद का काम करता था, कचरा बीनता था, तो जब मेरा मन होता तब मैं कचरा बीनता और जब मैं मन होता सो जाऊं तो सो जाता था। अब मेरी जो स्वतंत्रता थी वो क्या हो गई है? पूर्ण रूप से छिन गई है। ये साहिब के बारे में जानकारी थी। एक बार फिर सुनते हैं अपन। बात कब की थी मेरे बच्चों? बात थी 1971 की। साहिब अपनी माताजी के साथ कहाँ रहता था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रहता था। अचानक से वहाँ पर 1970 के आसपास क्या आता है? बहुत तेज तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, जिसके चलते उसका घर, परिवार, जमीन जायदाद सब कुछ स्वेप्ट अवे हो जाता है। फिर साहिब अपनी माताजी के साथ दिल्ली की सीमापुरी नामक जगह में आकर के शिफ्ट होता है। वहाँ उसको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और कचड़े बीनने का काम करना पड़ा। उसके बाद वह एक टी स्टॉल पर जॉब करता है। टी स्टॉल वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ उसे 800 रुपया और दो समय का जो है भोजन वह मिलता है, फिर भी वहाँ पर खुश नहीं था। ये तो थी मेरे बच्चों साहिब की बात। अब चलते हैं मुकेश की तरफ, ठीक है? तो मुकेश की हम बात बताएं। मुकेश जो रहता था वो रहता था अभी एक सिटी है फिरोजाबाद।
फिरोजाबाद आपने सुना होगा। फिरोजाबाद एक सिटी है, ये जो फेमस है वो है मेरे बच्चों कांच के बर्तन के लिए। कांच के बर्तन हो या कांच की चूड़ी हो, चूड़ी बनाने का कारखाना सामान्यतः कहाँ पर है? फिरोजाबाद में ही है। तो मुकेश के जो भी दादा थे, दादी थे, दादा दादी और मम्मी पापा, यानी पापा और माता जी, ये लोग भी क्या करते थे? कांच की फैक्ट्रियों में ही काम करते थे और कांच की क्या बनाते थे? चूड़ी बनाते थे। लेकिन मुकेश की जो सोच थी वो अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग थी। मुकेश को बनना था भाई साहब मोटर मैकेनिक। क्या बनना था मुकेश को? मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। हालांकि इसका काफी विरोध होता है इसके घर में। इसके जो दादा दादी हैं, दादा दादी इसको समझाते हैं कि बेटा हो, हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चूड़ी बनाने का काम चलता आ रहा है। मुकेश के दादाजी ने मुकेश को वो सारी कलाकारी सिखा दी थी जो एक चूड़ी बनाने के कारखाने में लगती है। दादी ने भी बहुत समझाया, बेटा ये भगवान की दी हुई परंपरा है, हमें इसे नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन मुकेश किसी की बात नहीं मानता है। हालांकि मुकेश के घर से मुकेश का जो गैराज था वो काफ़ी दूर था, फिर भी मुकेश कहता था मैं पैदल जाऊँगा, लेकिन क्या करूँगा, मुझको मोटर मैकेनिक ही बनना है। मुकेश ने इसके पीछे कई सारे एस्पेक्ट, कई सारे पहलू, कई सारे तर्क दिए। मुकेश का कहना था कि दादा दादी का कहना था, नॉर्मली चैप्टर का क्वेश्चन भी है, फिरोजाबाद फेमस ही चूड़ी के कारखाने के लिए। हर एक दूसरा परिवार, मतलब यदि वहाँ पर 100 लोग रहते हैं तो कम से कम 50 लोग का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ चूड़ी बनाना है और कुछ नहीं। उन लोगों को चूड़ी बनाने के अलावा और कोई दूसरा काम आता ही नहीं है। अब चूड़ी बनाने के लिए नॉर्मली आपको मालूम होगा बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं। उन भट्टियों में जो टेम्परेचर है, शायद आपको ये भी पता होगा कि लोहे को अगर मेल्ट करेंगे तो लोहे से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है कांच को मेल्ट करने के लिए। तो जो भट्टियाँ होती हैं उन भट्टियों का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जहाँ ये भट्टियाँ होती हैं वहाँ की जो दीवारें हैं डिंजी सेल होती हैं, बिल्कुल धुंधली होती हैं। वहाँ ठीक तरीके से ना तो लाइट पहुँचती है ना ही रोशनी पहुँचती है, तपन बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। परिणाम स्वरूप और फलस्वरूप इन लोगों को बहुत तरह की डिजीज यानी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिनमें से प्रमुख बीमारी आई साइट से यानी आंखों से संबंधित है, गले से और फेफड़े से संबंधित थी। तो मुकेश यहाँ इस बात को भी मेंशन करता है कि जो लोग कांच की फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां या आई साइट संबंधी बीमारियां या हृदय या गले से संबंधित बीमारियां होना स्वाभाविक है। अब अतः मुकेश अपना एक डिसीजन देता है कि मैं क्या करूंगा, मुझे कांच की फैक्ट्रियों में काम नहीं करना है, मैं क्या बनूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा। हालांकि मुकेश के इस फैसले का परिवार में विरोध होता है और अंत में वह क्या बनता है, एक मोटर मैकेनिक बनता है। तो आपका जो चैप्टर है अनीस जंग वो इन्हीं दो बच्चों के स्टोरी के आसपास घूमता रहा है, जिसमें मेन दो ही बच्चे थे। एक कौन था? एक था आपका मुकेश, एक था आपका साहिब। दोनों को आपने बारी बारी से देखा। दोनों की जो उम्र है बिल्कुल एडल्ट नहीं है, अभी ये बचपन की उम्र है। दोनों का बचपन किस तरीके से अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में निकल जाता है। इधर राइटर एक एक्सप्लेनेशन और देता है। राइटर का कहना है, अनीस जंग जी कहते हैं कि जो ज़्यादातर गांव के लोग हैं वो आजकल शहर की तरह शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसा क्या रीज़न है। तो राइटर ने, लेखक ने यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है, पहले जो हम लोग परिवार था, परिवार भी छोटा होता था, तो जो गांव के लोग थे वह गांव में उनकी ज़रूरतें भी बहुत कम हुआ करती थी। तो उनकी जो ज़मीन थी, फसल थी, उनसे उनकी ज़रूरतें पूरा हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में जो हमारी फसल है, ज़मीन है, गांव है, वह हमारी जो भी दैनिक जीवन की ज़रूरतें हैं वह पूरी करने में असफल है। अतः हम लोग शहर के लिए क्या हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं। इसका मेन रीज़न है शहर न केवल हमारी दैनिक ज़रूरतें बल्कि दवाइयाँ, पढ़ाइयाँ, हॉस्पिटल, तरह तरह की सुविधाएं देने में सक्षम है। अधिक से अधिक जो गाँव के लोग हैं वह शहर की ओर क्या हो रहे हैं मेरे बच्चों, पलायन हो रहे हैं। एक ये क्वेश्चन भी आपके चैप्टर में मेंशन था। तो आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ा है। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है गुम होता हुआ बचपन। आपने सारा चैप्टर देखा, समझा, परखा, आपकी समझ में बातें आ गई होंगी। इस चैप्टर का जो रियल मतलब है वो गुम होते ही बसंत ऋतु नहीं बल्कि क्या है, गुम होता हुआ बचपन है, जिसमें मोस्टली दो लोगों का बचपन बिल्कुल पूर्ण रूप से गुम हो गया है। जिसमें एक कौन है, साहिब नाम का लड़का है, और दूसरा कौन सा है, मुकेश है। आप इस चैप्टर को बड़ी ही बारीकी से सुनेंगे और उसके बाद में जो भी इसके क्वेश्चन आंसर होंगे उसको पढ़ेंगे। और कोई समस्या हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, बाय, टेक केयर।